नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि जब बीमारियों की बात होती है तो कैंसर सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि उसका कोई अभी तक एक ऑथेंटिक इलाज तो नहीं बन पाया। लेकिन अगर जैसा डॉक्टर्स बताते सही समय पर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो उसके लिए क्यूरेबल है और ट्रीटमेंट भी सही तरीके का है। सवाल ये आता है कि हम उसके सिम्टम्स कुछ जानते नहीं, अगर हुआ है तो किलर डिजीज़ इसलिए कहा जाता है कि जो उनके लक्षण है, सिम्टम्स है, वो काफ़ी समय बाद से पता चलता है और हो सकता है 1 या 2 स्टेज पार हो गया रहता है। लेकिन इतने भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आजकल मॉडर्न मेडिसिन के वजह से या मॉडर्न मोड ऑफ ट्रीटमेंट के कारण ये क्यूरेबल भी है। एक नई थेरेपी इन दिनों बात करें, क्योंकि हम जब कैंसर की बात करते हैं तो रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी की बात तो होती है, लेकिन एक नई थेरी आई है इन दिनों जिसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी एक कॉमन मैन की भाषा में आपके शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है उसी के सहारे आपके कैंसर सेल्स को फाइट करने का जो एक तरीका है, प्रोसीजर है, उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। लेकिन अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने HCG हॉस्पिटल, जो कि सेंट्रल इंडिया का एक माना जाना हॉस्पिटल है और काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है, काफ़ी रिसर्च होता है वहाँ पर, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर कपिल उत्तम राव राउत आज हमारे बीच मौजूद है, जो इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर कपिल राउत ने MBBS के बाद MD और उसके बाद DM इन ऑन्कोलॉजी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के भी सदस्य हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, इससे पहले कि हम ये इम्यूनोथेरेपी वगैरह बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप कैंसर क्या है ये हमारे दर्शकों को एक कॉमन लैंग्वेज में समझा दीजिए। यस, कैंसर शरीर के ही एक शरीर के सेल्स से ही, कोशिका जो होते हैं उससे ही बना हुआ एक अनकंट्रोल घटक होता है, जो नॉर्मल सेल जैसे एक कोऑर्डिनेशन में डेवलप होते हैं या फिर काम करते हैं, उसी के अगेंस्ट एक डिसऑर्गेनाइज एक ग्रोथ बन जाती है और जो शरीर के ही कोशिकाओं पे हमला बोल देती है। सो उसको हम कैंसर बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि रेडिएशन टेक्निक्स है, कीमोथेरेपी, ये सब क्या है और भी अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी के अलावा? यस, सो जनरली हम देखते हैं जैसे कन्वेंशनली कैंसर के बहुत सारे इलाज है, जिसमें हम लोकलाइज्ड या फिर सम पर्टिकुलर एरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें आते हैं सर्जरी और दूसरा आता है रेडिएशन, और जो सिस्टमिक थेरेपी होता है, मतलब पूरे बॉडी में काम करने वाला, उसमें आता है कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी ये काफ़ी रिसेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है और इट्स अ काइंड ऑफ सिस्टमिक थेरेपी। सो जो कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए अपने बॉडी की प्राकृतिक प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, सो दैट इज इम्यूनोथेरेपी। जी, और भी टाइप के इम्यूनोथेरेपी होते हैं सर? यस, बहुत टाइप के इम्यूनोथेरेपीज होते हैं। कुछ नाम बोले जाएंगे तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब एक कैंसर का एक पर्टिकुलर घटक उसके सेल पे जो होता है उसको एंटीजन बोलते हैं। उसके अगेंस्ट बॉडी एक प्रतिकार शक्ति बना के उसको एक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उसके अगेंस्ट, जो कैंसर सेल को किल करता है, उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। दूसरा होता है एक मोडालिटीज़ अलग अलग है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून थेरेपी। सो उसमें इंटरल्यूकिन्स, इंटरफिरॉन, ये चीज़ें आती हैं। और कुछ होता है ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी, मतलब जो कैंसर सेल को वायरस इन्फेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज़ ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी। और कुछ थेरेपीज़ होते हैं जैसे CAR T सेल थेरेपी। सो CAR T सेल थेरेपी एक बहुत रिसेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जिसको बोलते हैं CAR T मीन्स काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। सो उसमें बॉडी के T सेल जो होता है, इम्यूनिटी वाले सेल्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी में एक RBC होता है जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, प्लेटलेट रहते हैं जो हमारे खून जब बहता है तो उसको रोकने के लिए मदद करते हैं, और एक WBC होता है, उसमें अलग अलग किस्म के सोल्जर्स होते हैं जिसको न्यूट्रोफिल्स ये सब बोलते हैं। उसी का भाग जो होता है एक T सेल होता है। सब नॉर्मली कैंसर सेल हमारे बॉडी के सेल से ही बनता है, सो इसलिए हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इस हालत में उनको कैंसर हमारे बॉडी में जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अटैक करने के लिए जो थेरेपी यूज़ करते हैं, सो उसको CAR T सेल थेरेपी बोलते हैं। लेकिन सर, सवाल ये आता है कि आपने जैसे T सेल और CAR T सेल की बात की आपने,
तो कई सारे नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस इम्यूनोथेरेपी के? नहीं, इम्यूनोथेरेपी इज़ अ जो कैंसर सेल के विशिष्ट उसी पे एक्ट करती है, ना कि नॉर्मल सेल्स पे एक्ट करती है। सो इम्यूनोथेरेपी से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक नॉर्मल बॉडी का पकड़ लीजिए, टी सेल है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर है, और ये कैंसर सेल समझिएगा, कैंसर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है। सो नॉर्मली कैंसर सेल्स क्या करते हैं, जो उसके ऊपर रिसेप्टर है उसको PDL1 बोलते हैं, प्रोग्राम डेथ लाइगेंड 1, और जो नॉर्मल टी सेल होता है उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसको PD1 बोलते हैं, प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर 1। सो एक दूसरे को कंबाइन होके कैंसर सेल नॉर्मल सेल्स को सप्रेस करके रखता है। सो उसको मतलब भुला देता है। जो उसका फंक्शन होता है कि नॉर्मल जो एबनॉर्मल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का। सो कैंसर सेल ये बॉन्ड उनका जो वार्तालाप होता है, जो गठबंधन होता है, उसके कारण वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, जो रिसेप्टर से दोनों बेस पे दोनों को वो ब्लॉक करता है। सो मतलब दोनों भी कैंसर सेल्स और टी सेल्स एक दूसरे का मतलब टी सेल्स अपना काम कर पाए, उस कैंसर सेल से सप्रेस ना हो जाए, और फिर वो कैंसर सेल पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ इम्यूनोथेरेपी। यस, मतलब टी सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। एग्जैक्टली। लेकिन कितना सेफ हो जाता है सर इम्यूनोथेरेपी के लिए? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सुना है कि इसका ब्लड काउंट भी लो हो जाता है पेशेंट का। जनरली सर हमने जैसा बात किया है कि इम्यूनोथेरेपी कैंसर सेल पे ही एक्ट करता है। सो WBC काउंट बॉडी के जब कम होते हैं, जब लाइक फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, वो कैंसर सेल्स पे तो एक्ट करता ही है, साथ में हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होते हैं, लाइक पकड़ लीजिए मुंह के सेल्स, पेट के सेल्स, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर WBC के जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उस पर काम एक्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट इम्यूनोथेरेपी जैसे हमने बात किया, ये सिर्फ कैंसर स्पेसिफिक कैंसर पे ही एक्ट करता है। सो WBC कम नहीं होता है इसमें। अच्छा, मतलब जो ये एक रूमर है? नहीं, इम्यूनोथेरेपी के साथ WBC कम नहीं होते हैं। हाँ, अच्छा। यस। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं सर, जैसे कि अभी कोई भी न्यू थेरेपी जब इंट्रोड्यूस करते हैं हम मेडिकल वर्ल्ड में, तो उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। Yes. तो क्लिनिकल ट्रायल्स में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे इसको लेकर, और ये अदर टाइप्स ऑफ कैंसर से कितना सेफ या अनसेफ हो जाता है? यस, सो मैं आपको एक लाइक क्लिनिकल ट्रायल की बात बताने के लिए मैं आपको इम्यूनोथेरेपी कहाँ से डेवलप हो उसका थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। 1900 के दशक में, 1900 के जस्ट बिगिनिंग में एक अमेरिकन सर्जन थे, इनका नाम था विलियम कोले, जिनको आज इम्यूनोथेरेपी के कैंसर इम्यूनोथेरेपी के फादर बोलते हैं। सो उन्होंने जब एक पेशेंट ऑपरेट किया, उन्होंने हाथ पैर में गांठ हो गया था, इविंग सार्कोमा था उनको, तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया। बट कुछ दिन बाद वापस बीमारी आ गई, वो बच्चे की डेथ हो गई। सो उनके बाद जैसा उनके प्रैक्टिस में अक्सर देखा जाता था, बट एक बार एक बच्चे को जो ट्रीटमेंट करने का उन्होंने सोचा था, हाथ पैर पे गांठें थे, कैंसर है पता चल गया था, तो तभी वो बच्चे को सर्जरी के लिए पोस्ट किया था। उसी के पहले बच्चे को इन्फेक्शन हो गया थ्रोट का, और कुछ दिन बाद 2-4 हफ्ते बाद जब वो डॉक्टर साहब को मिलने को आया, सो उन्होंने देखा कि जो गांठें थे 90% कम हो गया है। कम हो गया? यस। सो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इन्फेक्शन हुआ था, सो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कुछ पदार्थ बॉडी में जो सिक्रीट हुए थे, उसके का उन्होंने कैंसर सेल के अगेंस्ट हल्ला बोल दिया था, और कैंसर बहुत सारे मात्रा में कम हो गया। सो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये कौन से उनका इन्फेक्शन हुआ था, तो अभी उनको पता लगा स्ट्रेप्टोकोकल एक स्ट्रेन होता है, उसके वजह से हुआ है। उन्होंने फिर उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, और जो भी पेशेंट है उसको लोकली देने लग गए या फिर इंजेक्शन से देने लग गए। बट उसमें से क्या हुआ, कुछ पेशेंट पकड़िएगा उसमें रिस्पॉन्स आया, बट बहुत सारे पेशेंट इन्फेक्शन के कारण मरने लग गए। सो ये इसको बोलेंगे बहुत ही क्रूड मेथड था। नाउ टेक्नोलॉजी ऐसा बढ़ गया है, ऐसा उभर के आया है कि अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। उसमें सर स्टेजेस रहता है, फेजेस ऑफ ट्रायल रहता है। फेज़ 1 ट्रायल होता है जिसमें हमको पता चलता है, जो एनिमल्स पे करते हैं, कि ये दवाई इस पर्टिकुलर कैंसर में काम करता है। सो फेज़ 2 में उसका मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, मतलब जिस पे कुछ एक्टिविटी करे कैंसर के अगेंस्ट बट उसके साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा मैक्सिमल टॉलरेबल डोज देखते हैं। फेज़ 3 में फिर
ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, जो पेशेंट है जिनको दुर्मिल बीमारी है उस पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सो उसमें या फिर और कुछ दूसरा ऑप्शंस अवेलेबल है उसके साथ उसका इफ़ेक्ट कंपेयर करते हैं। और चौथे फेज़ में मतलब वो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन जाता है और प्रैक्टिस में यूज़ करने लगते हैं। सो ऐसे हर इंजेक्शन या फिर नया ट्रीटमेंट मोडाली को, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोथेरेपी को, ये फेजेस से जाना पड़ता है। सो उसी के बाद FDA जब इसको अप्रूवल देता है सो तभी ये बाजार में या फिर मार्केट में आते हैं। बट आपके ऑब्जर्वेशन स्पॉट ऑन होना जरूरी एग्जैक्टली ऑथेंटिक डाटा के लिए। यस। ये कैसे पता चल सकता है सर कि इम्यूनोथेरेपी जिस पेशेंट को दिया जा रहा है कि वो इट इज़ वर्किंग ऑन हिम, मतलब वो सुधर रहा है, ठीक हो रहा है? यस। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एज ओल्ड डॉक्टर देखते हैं कि सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं। हाँ। अगर कहाँ पे गांठ है, दिखने वाली चीज़ें हैं, सो उसका कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। पेशेंट खुद बोलेगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। और उसके साथ साथ इट इज़ अ इमेज गाइडेड असेसमेंट, जहाँ पे हम स्कैन करके देखते हैं कि पहले का बीमारी ऐसा था, अभी कितना रिस्पॉन्स आया है। जनरली 4 to 6 साइकिल होने के बाद रीअसेसमेंट करते हैं। जी, तब मतलब फेयर रिकॉर्ड हो जाता हो। यस। जी। कई बार ये देखा गया है सर, जैसे कि एक पेशेंट है, वो उसको इम्यूनोथेरेपी के लिए सब्जेक्ट किया गया, लेकिन वो किस किस्म से काम करता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनोथेरेपी किस किस्म से ट्रीट करता है? हाउ सेफ इज़ इट, हाउ डज इट वर्क? यस, हमने जैसे पहले बात किया है कि बॉडी के इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है और वो भी एक्टिवेट स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स के अगेंस्ट करता है। सो कैंसर सेल्स स्पेसिफिकली मारे जाते हैं, सो बॉडी अदर ऑर्गन्स को नुकसान नहीं होता है और इसी तरह से उसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। जी। यहाँ एक और पूछना है, जैसे कैंसर कई किस्म के कैंसर्स हैं, राइट फ्रॉम टिप टू टू, लेकिन इसमें किन टाइप के कैंसर्स के लिए वो सूटेबल है, किन टाइप के कैंसर से सूटेबल नहीं है? यस सर, उसके लिए जनरली देखा गया है कि यह इम्यूनोथेरेपी फॉर स्पेसिफिकली हेड एंड नेक कैंसर जो है, अपना मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। लंग कैंसर में काफ़ी इफेक्टिव है। किडनी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर स्किन के कुछ कैंसर जैसे मेलानोमा, इन्होंने इन चीज़ों में इम्यूनोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है। और अदर टाइप्स जहाँ काम नहीं कर रहा है? यस सर, इसमें फॉर डिसाइडिंग इम्यून मतलब किस में इम्यूनोथेरेपी हेल्प कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं सर, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। यस। सो इंक्लूजन क्राइटेरिया में एक, जैसे हमने बात किया, जो कैंसर सेल्स पे एक रिसेप्टर होता है PD-L1, PD-L1 की मात्रा कितनी है वो देखे जाते हैं। हर कैंसर के अवयव के कैंसर के लिए अलग अलग लेवल देखा जाता है PD-L1 का, और उसके हिसाब से कितना ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 50 से ज़्यादा है PD-L1 का लेवल, सो उसमें इम्यूनोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव होने का चांसेस है। कुछ लोगों में 1% to 49% है, उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव रहने का चांसेस रहता है। बट जो पेशेंट में PD-L1 लेवल लेस देन 1% रहता है, सो ये पेशेंट है, ये पॉपुलेशन है जिसमें इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होते हैं। मतलब इसी बेसिस पर आप सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं पेशेंट को? जनरली ये, और हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो रिसेप्टिव कैंसर है या फिर जो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कैंसर, वो सिलेक्ट करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम देखते हैं MSI एक होता है, MSI करके एक टेस्ट होता है। ये क्या होता है? एक माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखता है, मतलब वो म्यूटेशन वगैरह कितना स्टेबल है, इंस्टेबल है, वो देखते हैं उसमें। और एक टेस्ट होता है TMB बोलते हैं उसको, ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन। ऐसे कुछ टेस्ट है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि इसमें इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है। मतलब सेलेक्ट करना या रिजेक्ट करना, ये उस बेसिस पर आप करते हो? बिल्कुल। इंग्लिश में कहावत है सर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या अवॉइड किया जा सकता है और क्या सलाह देंगे आप? फॉर कैंसर प्रिवेंशन के लिए सर, जैसा एज ओल्ड ट्राइड हमको बताया जाता है, या जैसे हमारा एज ओल्ड से ऑब्जर्वेशन है, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो हेल्दी हैबिट्स होते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, वॉक, मॉडरेट एक्सरसाइज, सो यह चीज़ें देखी जाती है कि हेल्दी हैबिट्स के लिए अच्छा है और इससे कैंसर से बच सकते हैं। ऑन अदर थिंग, जैसे ऑयली फूड्स, एक्स्ट्रा सॉल्टी थिंग्स,
जंक फूड, पिकल जो होते हैं ज़्यादा, या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यह चीज़ें देखे गए हैं कि हानिकारक है और इससे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और ऊपर से पोल्यूशन, स्मोकिंग, ये भी चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें ऐड होती है। मतलब दिस आर समथिंग लाइक डूज एंड डोंट्स। एक और पॉइंट पे आते हैं सर हम, कि क्या इस थेरेपी को हम बाकी जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे अभी जो इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी हम चौथे स्टेज में यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, बट कीमोथेरेपी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली पेशेंट का टॉलरेंस अच्छा होना चाहिए। पेशेंट चौथे स्टेज का है, अगर वो फिट पेशेंट है, हमको लगता है कि ट्रीटमेंट वाइज वो फिट है, तो कीमोथेरेपी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। बट वो पेशेंट लगता है कि कीमोथेरेपी एलिजिबल नहीं है, तो सिर्फ इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। सर, ये प्रोग्राम रूरल एरियाज़ में भी टेलीकास्ट होता है और वहाँ की जो मेंटेलिटी है कि अगर डॉक्टर से कुछ आराम नहीं मिल रहा तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही बदल लेते हैं, मतलब आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी, इस किस्म के। तो क्या एडवाइस करोगे ऐसे पेशेंट्स को जो इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट कर दिया है लेकिन बाद में फिर वो स्विच ऑन करते टू सम अदर ट्रीटमेंट, कि क्या डेंजर्स क्या है? मैं जिस एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ एलोपैथी, रिसर्च बेस्ड चीज़ें, सो उसके हिसाब से मुझे बोलना ये है कि जो प्रूवन थिंग्स है, जो ट्रीटमेंट वर्क करता है वो फॉलो कीजिएगा। हम आपको कोई पैथी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, बट मुझे लगता है जो एविडेंस बेस्ड या प्रूवन थिंग्स है साइंटिफिकली, वही यूज़ करना बेटर है। और जनरली आपके जैसे बिलीफ है उसके हिसाब से एक ही पैथी फॉलो कीजिएगा, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। यस, एंड दोनों सब चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा। हमको पता नहीं आगे वाला या क्वालिफाइड पर्सन है नहीं है, और देने वाले ट्रीटमेंट में क्या है, उससे ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। सो एक ही चीज़, एक ही डॉक्टर पे भरोसा रखिएगा और एक ही टाइप की पैथी फॉलो कीजिएगा। दैट्स अ वेरी नाइस एडवाइस सर। सर, एक सवाल आता है कि रिकरेंस का, मान के चलिए इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी या कोई भी अदर टाइप ऑफ रेडिएशन से वो पेशेंट ठीक हो गया है अर्ली डिटेक्शन के बाद, क्या ये रिकर होने के चांसेस है वापस इन स्पाइट ऑफ इम्यूनोथेरेपी? यस, कुछ बीमारी लाइक इम्यूनोथेरेपी की वजह से ज़्यादातर कैंसर जो कंट्रोल में आते हैं वो कैंसर्स होते हैं जिनमें लाइक PD-L1 का प्रमाण ज़्यादा होता है, या फिर बहुत अच्छे से पहले से रिस्पॉन्स हो रहे हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज चांस कि स्टेज 4 कैंसर जो पकड़ में आ जाए वो वापस आने का बिल्कुल चांसेस होता है। और जो अर्ली स्टेज बीमारी होती है जो अच्छे से कंट्रोल में आ जाए, उसका भी रिकरेंस का चांसेस रहता है। बट इन दैट केस आपको डॉक्टर के साथ रेगुलरली फॉलोअप करना पड़ता है और टाइम वाइज कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। बट रिकरेंस होने का चांसेस अभी होता है, बट स्टिल वी कैन गिव द ट्रीटमेंट ऑप्शन टू द पेशेंट एंड वी कैन वेरी वेल क्योर द डिसीज अगेन। मतलब रिकर हुआ तो भी देयर इज चांस, यस वी कैन डू इट। जी, अभी तक हम बात कर रहे थे इम्यूनोथेरेपी के फ़ायदे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं? यस, 100 में से लगभग 5% पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी की रिलेटेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसमें जो हमारे कीमोथेरेपी से थोड़े अलग होते हैं, बिकॉज ये हमारे इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिवेट करता है। तो उसके टिपिकल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, दस्त लगना जिसको कोलाइटिस बोलते हैं, यह दूसरा एक होता है निमोनाइटिस, मतलब लंग्स का थोड़ा इन्फेक्शन जैसा एक होता है। और एंडोक्राइन रिलेटेड थ्रू द ट्रीटमेंट ऐसा रहता है या फिर नहीं, ये 5% पेशेंट को हो सकता है। अच्छा, 100 में से 5% पेशेंट को हो सकता है और ये मैनेजेबल होते हैं। कुछ एंडोक्राइन रिलेटेड भी चेंजेस हो सकते हैं, सो उसीलिए हमको रेगुलर इंटरवल पे उनको मॉनिटर करते रहना पड़ता है थ्रू सम टेस्ट। जी, ये सवाल इसलिए किया सर क्योंकि एक जो मेडिकल रीजनिंग है या मिथ है, पता नहीं, आप बताएंगे इसको क्लियर करके, कि फटीग हो जाता है, थकान आ जाती है इस पर्टिकुलर। यस, थोड़ा बहुत पेशेंट फटीग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहे। सो जनरली कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में इम्यूनोथेरेपी में ऑलमोस्ट लाइक वेरी लेस साइड इफेक्ट आर देयर। ये भी बताइए सर कि जैसे लाइफ कितना एक्सटेंड हो सकता है अगर हमने इम्यूनोथेरेपी अपनाया? यस, सो पहले जैसे हम देखते थे लंग कैंसर स्टेज 4 में, एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले स्टेज 4 लंग कैंसर में इट वाज फ्यू इयर्स, लाइक कुछ डिकेड्स पहले 6 मंथ्स, 1 साल का था। बट विद द यूज ऑफ
इम्यूनोथेरेपी, और ये इम्यूनोथेरेपी यूज़ करने के बाद अभी रिसेंटली हम पेशेंट का लाइफ काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर रहे हैं. वी हैव द पेशेंट फॉलोइंग अप टू 10 years But with the does he stage lead a 4 lung normal cancer. life, sir? Yes, patient will have normal life. हाँ. And immunotherapy will do wonders if used properly. ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट्स और उसके ट्रीटमेंट के मोडालिटीज़ वगैरह. लेकिन एक बात ये पूछना था सर कि आमतौर पे देखा गया कि इम्यूनोथेरेपी के जो पेशेंट्स हैं उनको 2 साल तक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है. कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसके? यस, इन रिकमेंडेशन तो ऐसे है, बट जनरली कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक इशू है. ज़्यादातर पेशेंट 2 साल तक भी नहीं कंटिन्यू करते हैं. और 2 साल तक कंटिन्यू करने के बिहाइंड लॉजिक ऐसा है कि वहाँ पे एक मेमोरी इफेक्ट और या फिर जिसको लेगेसी इफेक्ट बोलते हैं. सो कुछ दिन बाद बॉडी को दवाई भी बंद करने के बाद उसका ट्रीटमेंट या फिर उसका एंटी कैंसर इफेक्ट कंटिन्यू रहता है. इसीलिए मेजॉरिटी टाइम्स 2 years का थोड़ा रिकमेंडेशन रहता है. ड्यूरेशन जो 2 years इज Yes. रिकमेंडेड. यस सर. जी. एक और सवाल आता है सर कि पेशेंट्स जो 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं कैंसर के, उनके लिए क्या ये इम्यूनोथेरेपी इज आइडियल? हाँ बिल्कुल, बट उसके लिए पेशेंट कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. जैसे हमने PDL1, TMB और MSI का बात किया, उसके एलिजिबल होना चाहिए. और पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड करता है सो वी कैन कंटिन्यू इम्यूनोथेरेपी इन सच केसेस. हम मान सकते हैं सर कि ये फ्यूचर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा? Yes. या और भी कुछ एडवांसेस आएंगे? बहुत कुछ एडवांसेस हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट इम्यूनोथेरेपी इज द फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, और इट हैज ट्रिमेंडस स्कोप. और ऑलरेडी वी आर इन द लाइन ऑफ सच ट्रीटमेंट ऑप्शंस. ब्रेक थ्रू. यस. जी. क्या एडवाइस दोगे सर आप पेशेंट्स को, व्यूअर्स को? यस, मैं बताना चाहता हूँ कि HCG कैंसर हॉस्पिटल इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कैंसर रिलेटेड थिंग्स एंड ट्रीटमेंट. एंड टू इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात किया जाए, यस, दो हमको पता है कि यह कॉस्टलियर ऑप्शन है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्यूचर में थोड़ा कॉस्ट इशू कम होगा एंड वी कैन हैव बेटर ट्रीटमेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस. सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, और जब ज़रूरत है इम्यूनोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी जिस प्रकार से बताते हैं सो पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिएगा. मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर इज़ वेरी मच क्यूरेबल, और डॉक्टर की सही सलाह लीजिएगा. और डॉक्टर जो बोलते हैं, आपके फिजिशियन जो बोलते हैं, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके जो ट्रीटमेंट बता देते हैं, रेडिएशन हो, सर्जरी हो, या फिर कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिएगा. हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर, और विथ रिसेंट एडवांसेस जो इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सो बी वेरी पॉजिटिव दैट you will win over the cancer. Thank you. Thank you so much, sir. Pleasure talking to you. Thank you. जी.